नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान में अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग कई सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होती है, उसके अंतर्गत आता है मंत्रिमंडल क्या होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कौन दिलाता है, कितना वेतन होता है, ये सब पढ़ेंगे यहाँ पर। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 में। देखिए इसमें क्या बात की गई है कि भारत का जो मंत्रिपरिषद होगी, जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, इसका जो गठन है कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसका जो प्रमुख होता है यानी कि मुखिया होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा या मुखिया होगा, उसको देश का वो प्रधानमंत्री व्यक्ति होता है। इसके बाद बात करेंगे जो मंत्रिपरिषद है इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री शामिल होता है, और इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, और राज्य मंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उप मंत्री शामिल होते हैं। तो इन सबको मिलाकर यहाँ पर मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। ठीक, अब मंत्री की अगर मंत्रियों की प्रकार की बात की जाए तो मंत्री केवल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पर। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, और राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री। ठीक है, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री को जब शामिल कर लेंगे तो पूरा मंत्रिपरिषद तैयार हो जाएगा। मंत्री केवल 3 प्रकार के होंगे। अब कैबिनेट मंत्री जो हैं, इनका कार्य क्या है। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनको उच्च पद दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे रक्षा मंत्रालय दे दिया गया, ठीक है, वित्त मंत्रालय दे दिया गया, और रेल मंत्रालय दे दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। इस प्रकार से जो बड़े पद होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों को दे दिए जाते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री जो होते हैं, इनका क्या कार्य होता है। तो राज्य मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट के सहायक मंत्री होते हैं। कैबिनेट के कैसे मंत्री होंगे, सहायक मंत्री के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, और इसी में से स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी इसी में से बनाए जाते हैं। ये भी कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। और उप जो मंत्री होते हैं ये इनको प्रशासनिक कार्य दिया जाता है। ठीक है, प्रशासनिक कार्य इनको दे दिया जाता है जो उप मंत्री होते हैं। यानी कि ये भी जो मंत्री होंगे ये भी कैबिनेट मंत्रियों के सहायक मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आइए आगे यहाँ पर बात करते हैं मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की बात करेंगे। मंत्रिमंडल में कौन कौन होता है तो यहाँ पर समझ लें। मंत्रिमंडल में एक तो प्रधानमंत्री होगा, ठीक, और पूरा कैबिनेट मंत्रालय होता है। यानी कि जितने कैबिनेट मंत्री होंगे वो सब होंगे, और प्रधानमंत्री होता है, तो ये हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, इन सबको मिलाकर यहाँ पर मंत्रिमंडल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जो मंत्रिमंडल होता है इसकी जो बैठक होगी, मंत्रिमंडल की बैठक जो होती है इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो देश का प्रधानमंत्री करता है।
ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता होगी कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। आगे देख लीजिए यहाँ पर, अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इसमें अंतर समझते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जो होता है ये आकार में बड़ा होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद आकार में बड़ा होगा और जो मंत्रिमंडल है ये पावर में यानी शक्ति में बड़ा होगा। शक्ति की दृष्टि से बड़ा कौन है? इधर मंत्रिमंडल बड़ा है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है आकार में बड़ा होता है, यानी कि संख्या इनकी ज़्यादा होती है मंत्रिपरिषद की, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, इसमें जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं टोटल, उसमें क्या होता है, जो लोकसभा है, यहाँ पर अनुच्छेद 75 में 75(1) में यहाँ पर एक संशोधन हुआ है। पहले इसको देख लें संशोधन को। 51वें संशोधन, 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 है। अधिकतम हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा की संख्या है वो है 545। तो 545 का जो 15% होगा, इससे अधिक मंत्री मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होता है, इसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री भी होते हैं मंत्रिपरिषद में। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो 545 है, इसका 15% से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। 15% होते हैं, जिनकी संख्या निकाली जाएगी तो 82 मंत्री होते हैं जाकर, यानी कि 82 मंत्री से अधिक मंत्री यहाँ पर मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं। आगे यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 में। इसमें क्या वर्णन किया गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य मंत्री होंगे उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति प्रदान करता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है, शपथ दिलाएगा वो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति यहाँ पर करेगा। इसके बाद बात करेंगे जो लोकसभा है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल जो है इसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति को राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर, उसे 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है, ठीक है। उसे 6 माह के अंदर लोकसभा और या तो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जैसे कि 1966 में इंदिरा गांधी जब पीएम बनी थी तो ये राज्यसभा सदस्य थी। 1966 में इंदिरा गांधी पीएम बनी तो ये राज्यसभा सदस्य थे। और 1996 में
एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जब ये पीएम बने थे और 2004 व 2009 में मनमोहन सिंह 2004 व 2009 में मनमोहन सिंह पीएम बने तो ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। यानी कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और उसे लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो सदस्य नहीं है फिर भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसे अगले 6 माह के अंदर इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो इसी प्रकार से 66 में जब इंदिरा गांधी बनी तो ये राज्यसभा सदस्य थी। 96 में एच.डी. देवगौड़ा जब पीएम बने तो ये भी राज्यसभा सदस्य थे। 4 और 9 में मनमोहन सिंह पीएम बने तो ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं इसमें इसके बाद बात करेंगे बहुमत दल के नेता को यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होता है, गठबंधन दल के सबसे बड़े गठबंधन दल का जो नेता होता है उसको यहाँ पर पीएम नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, 1979 में ऐसा ही हुआ है। चौधरी चरण सिंह पीएम बने थे गठबंधन सरकार से। ठीक, इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे उस समय यहाँ पर राष्ट्रपति थे। इन्होंने इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, किसे? चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह ऐसे पीएम बने जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। पूछ सकता है ऐसे कौन से पीएम हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए कभी भी, ऐसे पीएम एकमात्र हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि गठबंधन दल से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। किसने नियुक्त किया था? नीलम संजीवा रेड्डी उस समय प्रधानमंत्री यहाँ पर थे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो राष्ट्रपति होता है इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता होती है वो उसकी उम्र है न्यूनतम 25 वर्ष और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है उसका वेतन की अगर बात करेंगे तो वेतन जो है इनका होता है 1,60,000 रुपये। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होगा? 1,60,000 रुपये। और कार्यकाल की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। जिस दिन से शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग शेयर भी करते जाएंगे वीडियो को, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और कई सारे वीडियो और भी हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री का पद जो है अगर रिक्त है किसी भी कारणवश पद रिक्त है, यानी कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री पद त्याग कर दे, तो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद होती है उसका विघटन हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। और अगर पद त्याग करेगा प्रधानमंत्री पद त्याग राष्ट्रपति को करता है। त्यागपत्र जो है प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा बात करेंगे प्रधानमंत्रियों में अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है वो रहा है जे.एल. नेहरू का। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जे.एल. नेहरू का रहा है। ये 16 वर्ष
9 माह 12 दिन का इनका कार्यकाल था। ठीक, बड़ा कार्यकाल था और छोटा कार्यकाल जो है ये सबसे कम कार्यकाल वाले पीएम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है 16 मई 98 से 31 मई 98, यानी कि केवल 13 दिन इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, 16 मई 98 से 31 मई 98 तक का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम कार्यकाल। ठीक, सबसे कम उम्र में पीएम जो बने हैं वो राजीव गांधी। अधिक उम्र में जो पीएम बने हैं वो मोरारजी देसाई। ठीक है, सर्वाधिक उम्र में पीएम बनने वाले मोरारजी देसाई हैं। सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं राजीव गांधी। आगे देखिए, पद की अवधि के दौरान किसकी मृत्यु हुई है। तो पद की अवधि के दौरान यहाँ पर मृत्यु हुई है JL नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की और इंदिरा गांधी। ठीक, पद की अवधि के दौरान यहाँ पर जो मृत्यु हुई है, इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है, हत्या हो गई थी इनकी 1984 में, और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी, ताशकंद रूस। ठीक है, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई और जो इंदिरा गांधी हैं 84 में इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जब यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई कार्यकाल के दौरान तो यहाँ पर कार्यवाहक पीएम नियुक्त किए गए। जब इन दोनों लोगों की मृत्यु हुई तो यहाँ पर कार्यवाहक पीएम जो हैं गुलजारी लाल नंदा, अलग अलग अवधियों में गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री कार्यवाहक पीएम नियुक्त किया गया जब JL नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में इनकी हत्या हो गई। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये राष्ट्रपति थे। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाने पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी की बेटी, उनको ज्ञानी जैल सिंह ने कार्यवाहक पीएम नियुक्त नहीं किया। तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के संसदीय दल ने राजीव गांधी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया और तब राजीव गांधी जो हैं इनको प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने नियुक्त किया था। और राजीव गांधी 1984 से 89 तक पीएम रहे और 89 में अगले चुनाव के दौरान इनकी भी हत्या हो गई थी, राजीव गांधी की। ठीक, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर जो सबसे लंबे समय तक व्यक्ति कैबिनेट मंत्रालय में रहे वो हैं बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम जो हैं इन्होंने कैबिनेट मंत्रालय में 32 वर्ष तक कार्य किया। ठीक है, और कैबिनेट मंत्रालय से इस्तीफा देने वाले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इन्होंने कैबिनेट मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक ही विभाग में कैबिनेट मंत्रालय में लंबे समय तक कार्य करने वाली जो मंत्री हैं उनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर एक ही विभाग में लंबे समय तक कार्य करने वाली मंत्री रही हैं, राजकुमारी अमृता कौर कैबिनेट मंत्रालय में।
इसके अलावा बात करेंगे प्रधानमंत्री का जो आवास है उसका नाम क्या है। तो आवास जो है पीएम का, उसका नाम है 7 रेसकोर्स। 7 रेसकोर्स जो है प्रधानमंत्री के आवास का नाम है। प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम पीएम थे JL नेहरू, और वर्तमान जो पीएम हैं ये है नरेंद्र मोदी। लगातार दूसरी अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये 15वें नंबर के पीएम हैं। ठीक है, 15वें नंबर के पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर समझा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।